If The Abyss was the most physically taxing film I've made because we were underwater so much, I think Avatar was certainly the longest and the most complex film that I've ever made. More complex than Titanic or the Terminator films or anything else. On those films, especially the Terminator films, we broke new ground with the CG effects and so on, and we were always trying to push the envelope. This time, it pushed back, and then we pushed harder, and it took a long time. There was no book to look this up. There was no manual for how you do this sort of film, and we were doing it very differently than previous performance capture films because we went beyond. It's by definition, as exploring a frontier, you're going to make mistakes. Well, we made mistakes, but we figured it out. I'm only smart enough to surround myself with enough smart people to solve the problems, and I had a great team because we were way out in the unknown, but that's cool. That's where I like to be. दोस्तों, अवतार 2 रिलीज होने के लिए तैयार है 1 दिसंबर को। लेकिन इसके पहले कि आप अवतार 2 देखने जाएं, उसके बारे में सोचिए। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अवतार बनी कैसे। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड अवतार मूवी। अवतार फिल्म को माना जाता है कि ये फिल्म इंडस्ट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड एक रिवॉल्यूशन है, एक नए तरह का प्रयोग था जिसकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। एक्चुअल में इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जेम्स कैमरॉन। वो अपनी बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, बड़ी बड़ी साइंस फिक्शन फिल्मों के लिए, जैसे टर्मिनेटर, ट्रू लाइज, टाइटैनिक। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है, बाइस। तो उनका जो विजन है उसकी पूरी दुनिया में लोग जो है प्रशंसा करते हैं और सोचते हैं कि ये आदमी ऐसा कैसे सोच लेता है। जेम्स कैमरॉन का कहना है कि उन्होंने 1995 में अवतार फिल्म लिखी थी। 1995 में लिखने के बाद इसको ये फिल्म बनाने के लिए उन्हें जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो उस समय थी ही नहीं, अवेलेबल नहीं थी। एक्चुअल में जेम्स कैमरॉन चाहते थे कि उनकी फिल्म में दरअसल 2 पार्ट थे। एक जो नॉर्मल शूट का था, जैसे नॉर्मल हम हैं शूट करते हैं उस तरीके से, और दूसरा जो पार्ट था वो एनिमेशन का था। तो एनिमेटेड पार्ट को वो शूट तो करना चाहते थे, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस कैप्चर करना चाहते थे। लाइव परफॉर्मेंस कैप्चर करने का मतलब है कि वो चाहते थे कि हम अपने कैरेक्टर को लाइव शूट करें और उसी को एनिमेटेड कर दें। अभी तक क्या होता था कि एनिमेटेड करने के लिए पूरा काम कंप्यूटर में होता था, उसका लाइव शूट। I first heard of Avatar when we were prepping Titanic, so it was 1995-ish, and Jim gave me a scriptment to read. Think of a scriptment as a novella with certain scenes broken out into dialogue. Come on! Come on! The essence of what I got out of reading the scriptment was that it was an emotional journey set in a world beyond what I certainly could have imagined. I figured if we could do that, we could do anything. And of course, the answer that I got was, we can't do this. Nobody can do this. And that was in 95. VFX या जो बड़े विजुअल इफेक्ट गाइस थे, इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। वो 1995 का दौर था। I figured if we could do that, we could do anything. And of course, the answer that I got was, we can't do this. Nobody can do this. And that was in 95. उसी के आसपास उन्होंने टाइटैनिक लिखी थी। टाइटैनिक के बाद ही ये अवतार फिल्म शूट करना चाहते थे। 1995 में जब टाइटैनिक रिलीज हो गई, पूरी दुनिया में इनकी तारीफ हो रही थी कि इन्होंने कैसी फिल्म बनाई है। टाइटैनिक को 11 ऑस्कर मिले थे। तो अवतार को बनाने की टेक्नोलॉजी उस समय अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो ये भी सोच रहे थे कि उनका ये भी कहना था कि हम चाहते तो रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसे खर्च कर सकते थे, क्योंकि अवतार फिल्म को शूट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी उसके लिए बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो पैसे खर्च कर सकते थे। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी पीछे थी कि उस समय इतना पैसा खर्च करने के बाद भी वो चीज़ हासिल नहीं होती जो जेम्स कैमरॉन हासिल करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिल्म मेकिंग से हटकर डीप ओशन एक्सपीडिशन की तरफ अपना ध्यान लगाया। दरअसल जेम्स कैमरॉन को ये बहुत बड़ा शौक है, वो पानी के अंदर की दुनिया को लेकर बहुत ही रोमांचित रहते हैं। वो कई बहुत बड़े बड़े ऐसे अभियान पे गए हैं जो पानी से अंदर से जुड़ी हुई है, और ये आपने उनकी फिल्मों में देखा होगा। टाइटैनिक देखी, उसमें उन्होंने अंडर वाटर के जो सीन फुटेज लिए हैं वो बिल्कुल रियल है, और उसको उन्होंने खुद शूट भी किया है, उसमें कुछ टेक्निकल काम भी उन्होंने किए हैं। इसके अलावा जो 22 जो कि अंडर वाटर शूट की गई है, बहुत ही हार्ड मूवी थी। तो पानी से उनका बहुत गहरा लगा, पानी के अंदर की दुनिया उन्हें बहुत ही रोमांचित करती है। तो उन्होंने बहुत सारे डीप ओशन एक्सप्लोरेशन किए, लगभग 6 किए, एक के बाद एक,
और जो लास्ट एक्सपीडिशन उन्होंने किया था वो 2005 में किया था। उसके बाद तब तक टेक्नोलॉजी में इतना चेंज आ गया था कि उन्होंने सोचा कि अब वो समय आ गया है जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को पुश कर सकते हैं ताकि हम अपनी स्टोरी लोगों से कह सकें। Avatar was written in '95 to be the next film after Titanic. And there was supposed to have been a continuity of work during the time that Titanic was being made to prepare us for making Avatar after Titanic. But we made a decision that it wasn't even worth putting together the couple of $1 million that we wanted to spend in research and development during that time, because we wouldn't be able to get there in that time period. So I went off and made Titanic, and then after Titanic, I got very focused on deep ocean exploration, and I did 6 subsequent expeditions, and my last expedition ended in summer of 2005, and that's when we started Avatar. तो वहाँ पे जेम्स कैमरॉन ने 2005 से सोचना शुरू किया कि अब हम उस स्थिति में आ गए हैं जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को इतना पुश कर सकते हैं कि हम अपनी स्टोरी दुनिया से कह सकें। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई वीटा से। वीटा एक बहुत बड़ी विजुअल इफेक्ट कंपनी है, जिसके जो डायरेक्टर हैं सैम विल्सन, वो बहुत बड़े सहयोगी हैं जेम्स कैमरॉन के। उनकी कई फिल्मों में उन्होंने वीएफएक्स का काम किया है। तो उन्होंने और उनकी कंपनी ने और कुछ लोगों ने मिलकर एक कैमरा बनाया। उस कैमरे को कहा गया ये वर्चुअल कैमरा है। और वर्चुअल कैमरा क्या था? वर्चुअल कैमरा ये था कि कंप्यूटर में जो भी एनिमेटेड इन्वायरमेंट बनाया जाता था, जिस इन्वायरमेंट में कैरेक्टर होगा, चाहे वो जंगल हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे घर हो, कुछ भी स्पेस हो, कुछ भी हो सकता है। जो भी एनिमेटेड इन्वायरमेंट कंप्यूटर में क्रिएट किया जाएगा, उसको वो विजुअल वर्चुअल कैमरा आपका, आप उस वर्चुअल कैमरे से कहीं भी देखेंगे अपने आसपास, जहां भी आप रहेंगे, जहां का सेट होगा, आपके वर्चुअल कैमरे से वो एनिमेटेड इन्वायरमेंट आपको दिखाई देगा। अब इससे फायदा ये है कि आपके जो कैरेक्टर है वो उस इन्वायरमेंट में कहाँ पे है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, वो सब कंप्यूटर से उस कैमरे में दिखाई देता था। तो आप अपने कैरेक्टर को बता सकते थे कि तुमको कहाँ पेड़ पे खड़े होना है, कि पत्थर पे पैर रखना है, कि पानी में जाना है, कहाँ क्या है, सब मालूम था, उनको वही दिखता था। तो पहला जो पड़ाव था वो वर्चुअल कैमरा का था। उनको भी कैरेक्टर दिखते थे उसमें, सब एनिमेटेड, वो सारा सब कुछ उनको उस वर्चुअल कैमरे में दिखता था। एक्चुअल में ये वर्चुअल कैमरा नहीं था, एक्चुअल में ये मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर जुड़ा हुआ था, और जो भी उसमें इन्वायरमेंट था वो इस वर्चुअल कैमरे से दिखता था लाइव उस इन्वायरमेंट में। तो एक तरह से एक मॉनिटर भी था और कैमरा भी था। What happened in April of 2005, Rob Legato came to us and showed us some tests that he had actually done where he used a virtual camera but in a post-production method. And he had the idea that he could apply that same thing to performance capture. How it started was essentially coming up with an emulation of how we like to make live-action movies. Normally, you go into a film and you at least have a basic idea. There's a process that's been in place for, 100 years towards creating these images. But Jim wanted to do it different. And I remember the day that Jim and John visited the Beowulf set, which basically was a blind cap paradigm, which means reference cameras only for the performances of your actors and not seeing any rendered caricatures or environments at all. And I saw this little glint in Jim's eye, and I knew he was up to something, but he didn't tell any of us. He didn't tell me. That's basically the genesis or the idea where he says, I think we can do a tool for the director, enabling him to come up with real-time performance capture. So we had to come up with a way that was sort of director-centric and gave him the tool set that he needed to be able to work with. I went to Jim and I said, I can make this thing that you would like. So essentially, out of spare parts, made a virtual camera. वर्चुअल कैमरे के बाद इन्होंने जो अगला कैमरा बनाया वो था 3D फ्यूजन कैमरा। 3D फ्यूजन कैमरे दो कैमरे को मिला के बनाए जाते थे, एक ऐसे और एक ऐसे। ये दो कैमरे एक साथ थे और आप इसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते थे। इसका जो फ्यूजन नाम था वो जेम्स कैमरॉन का दिया हुआ था, क्योंकि उनकी कंपनी ने इसको साथ में मिलके बनाया था। 3D कैमरा तो शूट करने के बाद आप कोई भी सीन तुरंत जाकर 3D में देख सकते थे। 3D कैमरे के बाद इन्होंने एक और कैमरा बनाया, उसका नाम था सिमुल कैमरा। सिमुल कैमरा क्या करता था, वो 3D फ्यूजन कैमरे से शूट की हुई चीज को और आपका जो वर्चुअल कैमरा उसमें शूट किया आपने, दोनों को मिलाकर एक साथ कर देता था। तो इस तरह से 3 कैमरे बनाए गए इस प्रोडक्शन के लिए। Here we go. And action. Dr. Augustine, you can't be up here. That's false. The thing that's hardest to understand about all this is we actually created 2 completely separate camera systems that had completely different jobs. One was our virtual camera system to capture actors and shoot them virtually in a virtual environment.
The other one was the Fusion camera system, which was for shooting live action actors and sets in 3D. Okay, that's a cut. So the Fusion camera was an outgrowth of all the 3D camera development that Vince Pace and I had done for several years previously. It was designed to be a state-of-the-art professional cinema camera for 3D production. When we first looked at the camera system, we called it the reality camera system, or the RCS, because we were trying to mimic the human eyesight experience, so reality, if you will. Then Jim came with the name Fusion, which really is fusing creativity and technology. It's fusing the two images to form one, and that's really what we're doing. The design of the camera has been researched for a long period of time. What they've done is just take all the weight off a 3D system and essentially assemble two cameras with a beam splitter that are able to simultaneously photograph two images at the same time. And you have a series of servos that basically you can align the two images or disalign them according to how much 3D you're looking for in a shot. I've never done a film in 3D, so the experimentation was really enticing for me. And action! Technology for the 3D, it takes a little getting used to because it's like there's two cameras and they have to just check the I/O every once in a while. And it's not that different. अब अगला सवाल ये था कि कैमरे तो बन गए इन्वायरमेंट के लिए, एनिमेटेड इन्वायरमेंट के लिए, वर्चुअल कैमरा, 3D फ्यूजन कैमरा और सिमुल कैमरा, बट व्हाट अबाउट द कैरेक्टर? कैरेक्टर को लाइव परफॉर्मेंस देते हुए कैसे शूट किया जाए, कैसे लाइव परफॉर्मेंस को एनिमेशन में चेंज किया जाए? दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खास प्रकार की ड्रेस तैयार की अपने एक्टरों के लिए, और उस ड्रेस पर मार्कर होते थे। उन मार्कर्स को पूरे इन्वायरमेंट में कई सारे हाई डेफिनेशन डिजिटल कैमरे लगाए गए ऊपर साइड में, बहुत सारे पूरे इन्वायरमेंट में 360 डिग्री में। उसके बाद वो कैमरे क्या करते थे कि जब कैरेक्टर को कैप्चर करते थे विथ मार्कर ऑन देयर बॉडी, उसके बाद सिस्टम क्या है, उस डॉट से ह्यूमन स्केलेटन बनाता था, उनकी मूवमेंट की और उनकी जो भी एक्टिविटीज होती थी सबका वो स्केलेटन बनाता था। अब आपके पास जो स्केलेटन बन जाते थे, उस स्केलेटन को सिस्टम में ले जाकर उन डॉट्स को, जो डॉट्स बने हुए हैं, उनसे आप कोई भी इमेज क्रिएट कर सकते थे। कोई भी इमेज बना दीजिए और उसके बाद वो मूवमेंट उनकी वही रहेगी, तो आपको एक रियल मूवमेंट, रियल एक्टिविटीज मिल गई। अब आपकी बॉडी मूवमेंट, एक्शन सब कुछ क्या है, ओरिजिनल लगेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने लाइव परफॉर्मेंस कैप्चर करने की व्यवस्था। So we put you in a spatial volume. The volume is the stage, and the stage is really what we can capture, what our cameras are seeing. You've got a bunch of markers on the actor's body that are being picked up by hundreds of cameras. So the hundreds of cameras are providing different views of these markers. Each camera's image just looks like a cloud of dots. And then the computer is creating a real-time moving skeleton of you. From that skeleton, you now can drive a computer-generated character. And that image is then pumped out to me at the camera. When somebody is standing in front of the camera, I don't see them, I see their character. So I'm basically walking around with a monitor. There's no lens on this thing. It's just a markered object that the system recognizes as a camera and pointing it at things. And it's showing you what that would look like through a real-time computer render. So we call it a camera, but it's not truly a camera. Yeah. Save that. अब सवाल ये है कि जेम्स कैमरियन के दिमाग में इस तरह की फिल्म बनाने का आइडिया कहाँ से आया? खुद जेम्स कैमरियन बताते हैं, उनका कहना है कि वो जब एक बहुत बड़े विजुअल इफेक्ट कंपनी के सीईओ थे, तो वो उस विजुअल इफेक्ट कंपनी को चैलेंज देना चाहते थे। वो केवल आगे नहीं, बहुत 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 आगे जाना चाहते थे। वो इतना आगे जाना चाहते थे कि कोई भी उन्हें पकड़ ना सके। उन्होंने बताया कि इसी का जो रिजल्ट है वो है अवतार। Now, the thing that got me off my duff to actually sit down and write it, this movie that I'd had in my head for most of my life in some form or other, was that I was the CEO of a big visual effects company. And I wanted to challenge that visual effects company to go beyond, not just beyond what everybody else was doing, but beyond the beyond. I wanted to be so far out in front that nobody would ever catch us. And और लोग जब मुझसे पूछते हैं कि उन्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिली ऐसी फिल्म बनाने की, तो बोलते हैं कि ये मेरी पूरी इंटायर लाइफ का रिजल्ट है। मैं कनाडा पैदा हुआ हूँ, और कनाडा का जो रियल पार्ट है, जो कि जंगलों वाला हिस्सा है, कनाडा का बहुत हिस्सा जो है वो जंगल वाला हिस्सा, पहाड़ी वाला हिस्सा है, नेचर वाला हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा उस जगह पे जाता था और नेचर से मैं बहुत प्रभावित था। नेचुरल चीज़ें उन्हें हमेशा आकर्षित करती थी। नेचर को लेकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित होते थे उसकी क्रिएटिविटी देखते हुए। तो वो हमेशा से इससे
अट्रैक्ट थे और उसी के जरिए उनको इंस्पिरेशन मिली अवतार बनाने की। और अवतार के बारे में वो ये भी कहते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही हाई क्वालिटी का सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है। ये सिंपल सब्जेक्ट इसलिए है कि पूरी फिल्म का जो कंक्लूजन है वो ये है कि ह्यूमन का जो रिलेशन है इंसानों का नेचर के साथ वो क्या है और कैसे हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसको हमसे दूर ले जा रही है। बस यही, बस ये हाईटेक फिल्म है बट डीलिंग विद वेरी लो टेक सब्जेक्ट। People have asked me, what was your inspiration? What was the trigger? They're looking for some kind of proximal cause, and there really isn't one, okay? It's my whole life. It's my entire childhood. I grew up in a town in rural Canada. I spent all my time in the woods. I loved critters, you know. I would catch anything that moved and study it, keep it as a pet, snakes, frogs, amphibians, whatever it was I could get my hands on. So I grew up with this kind of profound sense of wonder about nature. And I was also a science fiction and fantasy fan from the earliest time I can remember. And I was an artist. So my way of processing that was to draw and to paint. And I was painting creatures and painting alien worlds for as far back as I can remember. So my Avatar is really the sum total of all that. There was no single moment of inspiration. तो इस तरीके से उन्होंने ये सारी समस्याएं शॉर्ट आउट की, लेकिन अभी एक समस्या बाकी थी। कैमरामैन का मानना था कि जो ह्यूमन फेस है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमारी आईज है। उनका कहना था कि जो नॉर्मल एनिमेशन बनते हैं उसमें क्या होता है, आंखें बात नहीं करती हैं, आंखें जिंदा दिल नहीं लगती हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर इसी वजह से जो ऑडियंस होती है वो अपने कैरेक्टर से डिसकनेक्टेड हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर हम ये प्रॉब्लम क्रैक नहीं करेंगे तो अवतार फेल हो जाएगी। I was on a quest for the Holy Grail, and the Holy Grail was to be able to reproduce full human emotion in a CG character. And of course, the thing we were afraid of is what people have sometimes called the dead eye effect, describing this strange disconnect that we have sometimes from CG characters. And I knew that Avatar would just fail utterly if we didn't crack that. तो इसके लिए उन्होंने एक नया सोल्यूशन निकाला। नया सोल्यूशन क्या था? नया सोल्यूशन ये था कि उनकी टेक्निकल टीम ने मिलकर एक खास तरह का सर पर बांधने वाला एक रिग तैयार किया और उस रिग के साथ एक कैमरा अटैच था। वाइड एंगल लेंस वाले कैमरे थे वो सामने लगते और वो केवल आंखों को ही नहीं पूरे फेस को कवर करते। पूरे फेस पर डॉट बनाए जाते, आंखों पर भी डॉट बनाए जाते। उसके बाद आंखों की एक एक एक्टिविटी, हमारे जो चेहरे की मसल्स की एक्टिविटी है, सब उस हाई डेफिनेशन वाइड एंगल्स कैमरे में कैद होती। इससे उनको पूरा डिटेलिंग मिलता और इस तरह से उन्होंने इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया। हर मेन मसल्स और हर एक्टिविटीज को उन्होंने बहुत ही डिटेलिंग तरीके से काम किया। इसीलिए जब अवतार देखते हैं तो उसके कैरेक्टर की जो आंखें हैं वो आपसे बात करती हुई लगती हैं। That's why this film is so good. This problem. And the idea that I had clung to for a long time was this idea of mounting a camera directly to the actor's head. So we started drawing this up, and Glenn Derry, his little ragtag team of engineers, started looking at how do we keep it light. So we wound up with a tight-fitting carbon fiber helmet that was molded to the actor's head. So we've got this very wide-angle sort of data lens that's here on their face, but we have to be able to see the entire performance of the talent. So we would shoot reference cameras of the actors, and these are a critical step in the virtual production process. It's important to understand that the reference cameras and the virtual camera are two completely different. इसके अलावा उन्होंने अपने एक्टर्स को फिजिकल ट्रेनिंग के लिए भेजा, जंगलों में भेजा, कई प्रकार की उनको प्रशिक्षण दिया गया ताकि जब वो सेट पर आए तो वहाँ पे तो ना जंगल था, सेट पर ना तो जंगल था, ना पानी था, ना कुछ भी नहीं था। वो केवल एक हॉल था बड़ा सा जहाँ पे शूट हो रहा था। There is no environment, कोई environment नहीं था। इसीलिए अपने एक्टरों को जंगल का फील कराने के लिए, ट्रेनिंग का फील कराने के लिए, बंदूक चलाने का फील कराने के लिए उन्होंने अलग-अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी। It was very important for us to put all of our actors through a training regimen that was specific to their characters. Everything they say, everything they do, every physical part of their performance is all done by actors. It's captured performance. And this applies to Sam Worthington's character and all the other characters as well that are Na'vi or avatars. How they move, how they breathe, how they stand, everything had to be created by them. So Sam, we had him learn Na'vi. Na'vi Tete Esivi
We had to work out with a trainer. Sam had to do military training, and he worked with my brother. He's a former Marine. He fought in Desert Storm. So we got, some of his Marine Corps buddies, and they took him out, put him through his paces. And that gave him a little bit of the mindset to draw from to play his character. Nothing that I'm giving you, Sam, is outside of standard combat mode for joining. They want you. इसके अलावा उन्होंने इस फिल्म में जो नावी है, जो नावी उनका पेंडोरा में रहता है, उसका जो गेस्चर है तीर चलाने वाला, वो उन्होंने ऐसे न करके ऐसे किया, इस तरीके से। तो पहली बार जब उन्होंने अपने एक्टरों को ट्रेनिंग करने के लिए 2 ओलंपिक ट्रेनर लेकर आए और उनसे कहा कि हमारे एक्टरों को ट्रेनिंग कीजिए आर्चरी, तीरंदाजी के लिए, और ऐसे चलाना है। तो उन्होंने कहा कि आप तीर को ऐसे नहीं चला सकते, यू कांट शूट बो दैट वे। तो जेम्स कैमरन ने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जेम्स कैमरन ने एक तीर लिया और उसको निशाना साधा और बिल्कुल बीचों बीच मारा। We had 2 instructors from the Olympic team come to help work with our actors. And we showed them this idea of doing it backwards. And at first they were very skeptical. And he said, you can't shoot a bow that way. And I said, really? You can't? Come with me. So I got a bow from the prop man, and I got an arrow, and I walked out behind the studio, and I said, you see that bush over there that's about 75 meters away? He said, yes. And I went like that and hit it. And he said, oh, you can shoot a bow that way. Because I'd been out there practicing. And I got lucky with that one shot. But I hit it. तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फिल्म स्टार्ट हुई। कई टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन इसमें आया और इसने बिल्कुल, अब जो फिल्म इसके बाद जो भी फिल्में बनी, बड़ी फिल्में जो हॉलीवुड की बनती हैं एनिमेशन वाली, चाहे आपकी मोगली हो, चाहे लायन किंग हो, जितनी भी फिल्में बनी आपकी, उसमें सारे में ये वर्चुअल कैमरे, 3D फ्यूजन कैमरे, सिमुल कैमरे सारे यूज़ किए जा रहे हैं। अब इसलिए एनिमेशन का जो लेवल है वो बहुत ही हाई हो गया है। और आप देख रहे हैं कि अगली अवतार आने वाली है, लोग बहुत ही बेसब्री से इस अवतार का इंतजार कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। तो बिफोर यू आर गोइंग टू वॉच दिस फिल्म, मैंने सोचा कि आप लोग को इसके बारे में कुछ जानकारी दी जाए कि कैसे ये फिल्म एक रिवोल्यूशनरी फिल्म साबित हुई है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे हम फिर बाद में बात करेंगे। बाय बाय। Are you ready to go to Pandora? All right, then let's go.